सो वेल गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसा मानवा जो कि लिटरली एक मास्टरपीस है। मुझे पता है तुमने अपने लाइफ में काफी सारे मानवास को देखा होगा, बट आई बेट ये मानवा देखने के बाद ये तुम्हारा पर्सनल फेवरेट मानवा बनने वाला है। मुझे पता है तुमने काफी सारे मानवास को देखा है जिसमें से कुछ अच्छे नहीं होते हैं और कुछ हाँ ठीक ठाक होते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। बट गाइज उसके ऊपर भी एक और टाइप का मानवा होता है जो कि लिटरली मास्टरपीस होता है। तो हाँ, ये मानवा एक मास्टरपीस ही है। इस मानवा की उत्पत्ति आज के लगभग 15 साल पहले हुई थी, पर इसके बावजूद भी इसे पूरी यूट्यूब पर किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, ना तो हिंदी में ना तो इंग्लिश में किसी ने भी एक्सप्लेन भी नहीं किया है। तो हाँ, तुम्हारा ब्लडी भाई से करने वाला पहला बंदा बनेगा। सो गाइस चलो ये मानव स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं, इसके पैनल्स थोड़े से फ्लैशी टाइप के नहीं है जो कि तुम डेली रेगुलर मानवास में देखते हो। इसके पैनल्स तुम्हें थोड़े से कॉमिक टाइप के लग सकते हैं, बट इसका आर्ट स्टाइल और इसकी स्टोरी लिटरली नेक्स्ट लेवल। तो फिर ठीक है, चलो फिर तुम्हारा बिना थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मानवा यानी फैंग शियान जी इसे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस स्टोरी में हमारा वर्ल्ड वो दो रेलम्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है हेवन रेलम और दूसरा होता है लोअर रेलम यानी हमारा अर्थ। हेवन रेलम में काफी सारे पावरफुल गॉड्स रहते हैं, जिसमें से एक सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड जिसका नाम तियान होता है। और लोअर रेलम यानी अर्थ में यहाँ पर काफी सारे इंसान और काफी सारे एम्परर्स रहते हैं, और इन ह्यूमंस के बीच काफी ज्यादा पावरफुल एम्परर जिसका नाम जी झाऊ होता है वो भी रहता है। वो सांग जो कि एक टेरिटरी है उसका एम्परर होता है, और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का फादर भी। पहले तो यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था जब तक कि ह्यूमंस यानी लोअर रेलम के एम्परर्स जब तक एम्परर्स देवताओं की तरफदारी करते थे और उनके इशारों पर नाचते हुए उन्हें जो सारी चीजें चाहिए थी वो उन्हें देते थे। पर जब कई पीढ़ियों बाद जी झाऊ यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट के फादर जब इन्होंने देवताओं का आदेश मानने से इनकार कर दिया, तो इसी के बाद ह्यूमंस और गॉड्स के बीच एक जंग छिड़ जाता है। और जंग छिड़ने के बाद रियल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ देवताओं को लगता था कि वही सबसे सुप्रीम है और वो ह्यूमंस को सिर्फ अपना एक पपेट समझते थे। पर जब बैटल होता है तो वो ह्यूमंस की ताकत, खासकर जी झाऊ की ताकत जब देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। उन्हें लिटरली बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ह्यूमंस इतने ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। हालांकि गाइस गॉड्स ये लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी के कारण जी झाऊ यानी एम्परर ऑफ सांग और हमारे प्रोटैगनिस्ट के फादर वो मारे जाते हैं। पर उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि मैं इन देवताओं को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हालत में मैं इनसे रिवेंज लेकर रहूंगा। तो इस स्टोरी में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर कैसे हमारे यमसी इन कमीने देवताओं से रिवेंज लेता है, और आखिर कैसे देवताओं ने जितना आंका था ह्यूमंस उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं। तो फिर यही सारी चीजें हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। तो फिर चलो बिना किसी बकवास के सीधे इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो वेल गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बुढ़ऊ को देखते हैं जिसके ऊपर एक वल्चर जैसा क्रिएचर वो बैठा होता है। साथ ही वो चलते चलते एक जगह यानी झाओ जी में पहुंच गया था जो कि सांग टेरिटरी का कैपिटल है। इस बुढ़े को यहाँ पर पहुंचने के बाद सारे लोग उसे बुरी तरीके से घूरने लगते हैं। साथ ही में एक बच्चा उसे देखकर कहता ये सचमुच कितना ज्यादा बदबूदार है। पर उसके जस्ट ये कहने के बाद उसकी माँ उसके मुंह को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अपनी जुबान संभालो। वो बुढ़ा उस बच्चे की तरफ काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से स्माइल करते हुए देखता है, पर उसकी माँ वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और अपने बच्चे की तरफ से उससे माफी मांगने लगती है। हम देखते हैं बुढ़ऊ जिस गलियारे से होकर जा रहा था वहाँ पर सारे लोग उसे काफी ज्यादा डरे हुए थे और उसे बिल्कुल डर की निगाहों से देख रहे थे। और फिर कुछ देर बाद वो बुढ़ा काफी देर चलने के बाद एक पैलेस के सामने पहुंच जाता है जो कि सांग टेरिटरी के एम्परर यानी जी झाओ का महल होता है। वो उस पैलेस को देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था और कुछ देर बाद वो पैलेस के अंदर भी एंटर करता है। हम देखते हैं उस पैलेस में उसके सामने एम्परर जी झाओ लेटे हुए होते हैं और उन्हीं के साथ उनके काफी सारे मंत्री और काफी सारे गार्ड्स भी होते हैं। वो बुढ़ा एम्परर को देखकर कहता है, एम्परर ऑफ सांग फाइनली मैं आपसे मिल ही गया। सारे सोल्जर्स और एम्परर के सारे मंत्री उस बुढ़े को वहाँ पर काफी ज्यादा घूर कर देख रहे थे। वो बुढ़ा भी वहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है यह संदेश वाहक का काम। संदेश वाहक मतलब गाइस मैसेंजर, जो कि गॉड्स के मैसेज को ह्यूमंस तक लाते हैं। वो कहता है ये काम ये काफी ज्यादा कठिन और सचमुच काफी ज्यादा थका देने वाला है। एम्परर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एक संदेश देने आया हूँ। मैंने संदेश को सिर्फ आप तक पहुँचाने के लिए लगातार बिना थोड़ा सा भी रेस्ट किए लगातार 30 दिनों तक चला हूँ। खैर ये तियान का एक संदेश है गाइस। तियान जो कि देवताओं में सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड है। हाँ, देवता मतलब गॉड, ये तुम लोग समझ जाना। ये तियान का एक संदेश है जो कि संदेश नहीं, आप इसे देवताओं का आदेश भी मान सकते हैं। इसीलिए मेजेस्टी मैं चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। एम्परर उसकी बात सुनते हैं और वो कहते हैं चलो बोलो। फिर वो बुढ़ा बोलना स्टार्ट करता है। वो कहता है मेजेस्टी पिछले 6000 वर्षों तक आपकी इस कंट्री यानी सांग ने देवताओं की सेवा की है और सांग देश का योगदान देवताओं के प्रति अनगिनत है। लेकिन जब से आपने गद्दी संभाली ऐसा लगता है कि आपका देवताओं के प्रति थोड़ा सा झुकाव कम हो गया है, इसलिए गॉड्स को आप पर थोड़ा सा डाउट होने लगा है। ये कहने के साथ वो बुढ़ा अपने पास एक बकरी का खाल निकालता है जिस पर एक मैप बना होता है। वो कहता है हालांकि गॉड्स आप पर डाउट करने लगे हैं, लेकिन इसका समाधान अभी भी किया जा सकता है। इस बकरी के खाल में कई सारे प्लेसेस हैं जिन पर आपको ड्रिल करना है, इसलिए महाराज कृपया अपना बेस्ट ट्राई करें और मर्यादा का पालन करें। इसके बाद बगल में खड़ा एक सोल्जर वो इसके पास आता है और इस बुढ़े के हाथ से वो बकरी का खाल ले लेता है और उसे ले जाकर सीधे एम्परर को देता है। एम्परर भी वहाँ पर बिना मन के उस मैप को देखते हैं और वो कहते हैं एक नया ड्रिल करना है। हर साल इसे पूरा करने के लिए हम लगभग 10,000 सैनिक जुटाते हैं, और आखिर आप ये उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि हम गॉड्स की इच्छा पूरी करने के लिए इतने सारे सैनिकों को जुटा पाएंगे। वो बुढ़ा एम्परर के सामने
सामने अपना सर झुकाते हुए और थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, महाराज ये सच है। हालांकि भले ही आपके कंट्री यानी सांग में इतने सारे सैनिक ना हो, लेकिन आपके पड़ोसी देश वहाँ पर काफी सारे सैनिक हैं। पश्चिम में झोउ टेरिटरी, उत्तर में कियांग टेरिटरी और दक्षिण में जियांग टेरिटरी। ये लोग भी काफी ज्यादा सुविकसित हैं। तो फिर अभी तक इसीलिए उन्हें ये समझाना बाकी है कि देवताओं का सेवा करने का क्या अर्थ होता है। एम्परर इसकी बातें सुनते हैं और इसे काफी ज्यादा गुस्से भरी निगाहों में देखते हुए कहते हैं, तो तुम्हारा मतलब ये है कि तियान ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इन देशों के खिलाफ युद्ध लड़ूं और उनके संसाधनों को जब्त कर लूं। बुढ़ा हंसते हुए कहता है, महाराज आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। आपकी वीरता का इस लोअर रेला में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए अगर बात 10,000 सैनिक जुटाने की है तो आप वो सिर्फ एक ही झटके में कर सकते हैं और आसपास के सारे देशों को बिल्कुल चुटकी में हरा सकते हैं। ये एक सही अवसर है। ऐसा करने के बाद आप लोअर रेला में एक ऐसे एम्परर बनेंगे जो कि पूरे रेलम पर राज करेगा और एक विशाल जनसंख्या को गॉड्स के अधीन कर देगा, जिससे गॉड्स आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे। इस बुढ़े की ऐसी बातें सुनकर झाऊ वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, देवता इनका लालच पहले से ही पागलपन से भ्रष्ट हो चुका है। वो बुढ़ा भी इनकी बातें सुनकर वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। एम्परर कहते हैं, सांग राजवंश की स्थापना के बाद मेरी 30 पीढ़ियों ने लगातार गॉड्स की सेवा की है, पर इसके बाद भी वो अभी तक हमसे खुश नहीं हुए और अब उन्हें ये चाहिए। आखिर क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो बुढ़ा एम्परर के सामने अपना सर झुकाते हुए और डरते हुए कहता है, महाराज मैं यहाँ पर काफी ज्यादा उलझन में हूँ। ह्यूमन स्वाभाविक रूप से गॉड से डरते हैं और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनकी सेवा करने के लिए ह्यूमंस को किसी कारण की जरूरत है। आपके पूर्वजों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का समानता पूर्वक पालन किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पूर्वजों के विरासत को धोखा देने की योजना बना रहे हैं। उसकी बातें सुनने के बाद एम्परर उस बकरी के खाल को उसको अपने हाथों में काफी जोर से पकड़ने लगते हैं। एम्परर कहते हैं, हाँ मेरे पूर्वजों ने अभी तक गॉड्स की सेवा की है, लेकिन अब मैं उन्हें फॉलो नहीं करूंगा। अब नए नियम मैं बनाऊंगा। हम गॉड्स के पपेट नहीं है जो कि बेवकूफों की तरह उनकी सेवा करें। ये कहने के साथ हम एम्परर को देखते हैं, वो उस बकरी के खाल को जिसमें वो मैप बना होता है वो उसे जलते हुए आग के अंदर डाल देते हैं, जिससे वो मैप वो जलकर राख हो जाता है। उसे जलाने के बाद एम्परर ऐलान करते हुए कहते हैं, सांग के लोग देवताओं की सेवा करते करते वो थक चुके हैं और इसीलिए मैं ये ऐलान करता हूँ, आज के बाद वो अपनी जिंदगी खुद जिएंगे। उन्हें किसी के भी अंदर झुककर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। आज से वो स्वतंत्र है। तो फिर इसीलिए 60 वर्षीय जुआन चाई, जो कि जिस बुढ़े का नाम होता है, आज से आप लगातार अपने पैरों का यूज कर लगातार 30 दिनों तक चलेंगे और मेरा ये मैसेज जाकर तियान को बताएंगे कि आपसे हम उनके गुलाम नहीं हैं। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स और जितने भी मंत्री होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा हैरानी के साथ एम्परर को देख रहे थे, क्योंकि लिटरली उन्होंने इस मोमेंट पर लिटरली गॉड्स को चैलेंज कर दिया था। वो बुढ़ा भी एम्परर की बातें सुनने के बाद अपना सर ऊपर उठाकर वो डेविल की तरह स्माइल करते हुए कहता है, महाराज कृपया इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि तियान किसी भी ऑफेंसेस को माफ नहीं करता। अगर अभी भी आप पीछे मुड़ जाएं तो आप एक अच्छे शासक बन सकते हैं, पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से विनाश आपका इंतजार कर रहा है। एम्परर भी इसे काफी ज्यादा गुस्से में स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मैंने अपना मन बना लिया है और अपनी ये गंदी बातें बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर गाइज यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के पहले सीन में देखते हैं एक बच्चा एक ऊबड़ खाबड़ शेल्टर के नीचे अपने कपड़ों को बदल रहा था। और गाइज हाँ, यही लड़का हमारी इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो अपने कपड़ों को चेंज करते समय अपने मन में सोच रहा था कि आखिर फादर गॉड से फाइट क्यों करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो पागल हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ पागल लोग ही गॉड से फाइट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये पूरी तरह से उनकी गलती है कि हम वर्तमान में इस स्थिति में पहुंच गए हैं। गाइज जिस समय हमारा एमसी वो अपने फादर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि पहला उन्होंने गॉड्स को चैलेंज कर दिया था और दूसरा वो अपने फादर से बात भी नहीं करता था, क्योंकि 2 साल पहले हमारी एमसी की टाउन में एक स्लेव से फाइट हो गई थी और उस फाइट के दौरान गलती से उस स्लेव की आंखें चली गई। जिसके बाद गई जब एमसी के फादर को ये बात पता चली तो उन्होंने बीच चौराहे पर इसको लटका दिया और इसे कोड़े से खूब पीटा। बीच बाजार में इसे कोड़े मारने के बाद ये दर्द से बेहोश हो गया। पर इसके बाद गई जिसके फादर ने इसके मुंह पर पानी डाला ताकि ये होश में आ जाए, और जब हमारा एमसी होश में आया तब इसके फादर ने इसे फिर मारा और तब तक इसे मारा जब तक इसकी चमड़ी नहीं फट गई और इसका मांस फूलकर एकदम चौड़ा नहीं हो गया, जिसके निशान गाइज हम एमसी के पीठ पर अभी तक भी देख सकते हैं। एमसी को लगता है कि वो मेरी परवाह नहीं करते, इसलिए इसने डिसाइड किया है कि वो अकेले भी रह सकता है, उसे किसी को भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें कहती वो अपने कपड़ों के ऊपर एक वेस्ट को भी पहन लेता है। वो कहता है मैं खुद की देखभाल कर सकता हूँ। वो उस हाउस के अंदर से थोड़ा सा झांक कर बाहर देखता है। बाहर काफी सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। वो काफी तेज चिल्ला रहे थे कि सैनिक झोउ यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए अपनी संपत्ति को छिपाओ और जमीन में गाड़ दो और साथ ही साथ औरतों के चेहरों पर कीचड़ लगा दो। गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि झोउ सैनिक वो इनके ऊपर अत्याचार ना करें, क्योंकि इस मोमेंट पर झोउ सैनिकों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है। बाहर काफी सारे लोग काफी तेज तेज चिल्ला रहे थे कि झाओ के सैनिक हमारे टाउन के अंदर एंटर कर चुके हैं और अब झाओ जी ये खतरे में है। गाइस हाँ, यहाँ पर मैं तुम्हारा थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूं। झाओ जी ये सांग यानी इस टेरिटरी का कैपिटल है और झाओ ये एक कंट्री है और झाओ कंट्री के सैनिकों ने झाओ जी यानी सांग के कैपिटल पर अटैक कर दिया है। सो गाइस अभी तक जिन्हें ये भी समझ में ना आया वो सिर्फ इतना समझ लें, झाओ जी ये इस कंट्री यानी सांग का कैपिटल है और झाओ वो एक दूसरी कंट्री है और जी झाओ वो इस कंट्री के एम्परर हैं यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट के फादर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें काफी ज्यादा ऊंचे टावर के ऊपर एक
बंदे को देखते हैं जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के चाचू होते हैं, जिनका नाम होता है जीयू। वो कहते हैं जाओ जी, यानी ये कैपिटल ये जल्दी ही तबाह हो जाएगा। साथ ही में हम उसी टावर के ऊपर एक लेडी को देखते हैं जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की मदर होती है। वो जीयू का जवाब देते हुए कहती हाँ, अगर यही भाग्य है तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते। आज रात जो कुछ भी हो सकता है, मैंने उसके लिए ऑलरेडी अपना दिल तैयार कर लिया है। वैसे जीयू, मैं तुम्हें देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ। तुम आखिर पिछले वर्षों में कहाँ थे? जीयू कहता मैं सच कहूँ तो मैं उन दिनों में बेघर था और बिना घर के इधर उधर भटक रहा था। हमारे प्रोटैगनिस्ट की मदर, जिनका नाम डाजी होता है, वो कहती है तुम हेवन के नीचे सबसे कुशल स्वॉर्डमैन हो। झाओ जी के अंदर मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में काफी कुछ सुना है। उस दिन जब तुम बिना एम्परर से कुछ भी कहे यहाँ से चले गए थे तो मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आती थी। जीयू कहता हूँ मुझे भी, पर जैसे ही मैंने ये खबर सुनी मैं तुरंत ही वापस यहाँ पर दौड़ा चला आया कि क्या यह सचमुच होने वाला है। डाजी कहती हाँ ये सच है, देवताओं के साथ झाओ के सैनिक वो हमारे कैपिटल के ऊपर लगातार बिना दया के हमला कर रहे हैं। हमारे सैनिक भी इन हमलों को प्रतिरोध करने में असमर्थ हैं। इसलिए अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो हम एक हताश लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ पर हमारी जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं, यानी हमारा हारना तय है। जियो इनकी बातें सुनने के बाद वो कहता नहीं, आपकी बातें सही है, पर आपको वर्तमान स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। गॉड्स जो चाहते हैं वो हमारा कैपिटल नहीं बल्कि एम्परर है, यानी उनका रियल टारगेट हमारी टेरिटरी नहीं बल्कि एम्परर है। पर चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से दूर ले जा सकता हूँ। पर गाइस डाजी यहाँ पर अपने एम्परर को छोड़कर जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि ये निर्णय उन्होंने उसी क्षण कर लिया था जब उन्होंने एम्परर के साथ रहने का चुनाव किया था। डाजी इनकी काइंडनेस की सराहना करती है, पर यहाँ से जाने के मामले में ये साफ इनकार कर देती हैं। जीयू यहाँ पर एक बार उन्हें फिर से मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है डाजी अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से एम्परर के साथ आप भी मर जाएंगी। तो क्या आप यही चाहती हैं कि आप भी यहाँ पर मर जाएं? डाजी इसकी बातें सुनने के बाद वो बिना किसी हेसिटेशन के कहती है हाँ, मैं मरना पसंद करूंगी, पर अपने एम्परर को छोड़कर जाना नहीं। जीयू भी इनकी बातें सुनने के बाद वो अपना सर घुमा लेता है और वो अपना सर नीचे झुकाते हुए कहता सचमुच मैं एम्परर से नफरत करता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक बंदे को देखते हैं जिसके साथ एक काफी ज्यादा खतरनाक वुल्फ भी होता है। और गाइस यही बंदा एम्परर वू होता है। एम्परर वू जो कि झाओ का एम्परर है। मैं फिर से बता दूं, झाओ एक टेरिटरी है जिसका एम्परर वू यानी ये बंदा है, और इसी ने ही हमारे प्रोटैगनिस्ट के फादर यानी जी झाओ उनकी टेरिटरी पर अटैक किया है। वो यहाँ पर खड़े होकर झाओ जी यानी सांग के कैपिटल को देख रहा था। वो उसे देखकर अपनी निगाहें गड़ाते हुए कहता है झाओ जी आगे है। पीछे से हम उस बुड्ढे को भी देखते हैं जो कि हमारी स्टोरी के स्टार्टिंग में एक मैसेज लेकर जी झाओ के पास आया था। वो इसे बधाई देते हुए कहता है एम्परर वू, आज आपकी सफलता का दिन होगा और आपको इन लोगों का विनाश करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपने तियान के आदेशों का पालन किया है, इसी के साथ इस एरोगेंट एम्परर का सर्वनाश करने के बाद पूरी दुनिया आपके गुणों को जान जाएगी। साथ ही में आपको हेवन से तियान जी का टाइटल भी दिया जाएगा। पर गाइस खैर, एम्परर वू को उसे इन सारे टाइटल्स वगैरह में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। उसने सांग के ऊपर सिर्फ इसलिए अटैक किया था क्योंकि वो देवताओं की बात ना मानकर उनसे पंगे नहीं लेना चाहता था। साथ ही में इस माहौल को देखकर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्परर वू का गॉड से कुछ और भी डील हुआ है। एम्परर वू कहता भी है कि मुझे किसी भी प्रकार के टाइटल की जरूरत नहीं है, बस एक बार ये बैटल खत्म हो जाए उसके बाद मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। वो बूढ़ो भी कहता हाँ जरूर, गॉड जो भी वादा करते हैं उसे वो पूरा करते हैं। साथ ही में वो काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है गॉड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। एम्परर वो भी कहता हूँ मुझे उम्मीद है वो अपने वचन पर कायम रहेंगे। इसके बाद वो अपने सोल्जर्स की तरफ मुड़ जाता है और उनसे कहता है झाओ के वॉरियर्स, तुम अपना घर छोड़कर लाखों मील यात्रा कर चुके हो, और क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम जिस जगह पर खड़े हुए हो ये कौन सी जगह है? वो सारे सैनिक भी कहते हैं हाँ हमें पता है, ये झाओ जी है, वो जगह जहाँ पर सांग के लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक शासन किया है। ये जमीन हमारी पूरी लोअर रेलम की सबसे समृद्ध जमीन है, खजाने और सोने की एक ऐसी जमीन जिसके बारे में हमारे देश के लोगों ने कल्पना तक नहीं की होगी। और हमें ये भी अंदाजा नहीं है कि इन लोगों के पास कितने सारे रेयर आइटम्स और कितने सारे रेयर ब्रीड्स हो सकते हैं। हाँ ब्रीड मतलब गाइज एनिमल्स के ब्रीड। एम्परर वो कहता है हाँ वो तो है, पर उसी के साथ एक और चीज, और वो चीज है इस देश की औरतें। वो इतनी ज्यादा हॉट हैं कि मानो वो हेवन से आई हो। 10 दिन और 10 रात तुम उनके साथ भरपूर मजा कर सकते हो। यहाँ की औरतें, उनके साथ कितना भी मजा कर लो वो मानो थकती ही नहीं है। वो की बातें सुनने के बाद इसकी जितने भी ठरकी सोल्जर्स होते हैं मानो उनके मुंह से बिल्कुल लार टपकने लगता है। वो लोग डेविल की तरह हंसते हुए कहते हैं हाँ अब तो काफी मजा आएगा। एम्परर वो इसके बाद अपने लोहे का मुखौटा पहनने लगता है। वो उसे पहनते हुए कहता और हाँ सिर्फ इतना ही मत सोचना कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही है। हम सारे लोगों ने यहाँ पर जो भी परिकल्पना की है इस जगह पर उन चीजों से भी बढ़कर बहुत कुछ है जो कि बस कुछ ही कदम दूर है। फिर वो अपने सोल्जर से दोबारा चिल्लाते हुए पूछता है तो फिर तुम लोग क्या करोगे? वो सारे सोल्जर्स भी बिल्कुल डेविल की तरह चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ हम सारी चीजें ले लेंगे, सब कुछ जो कुछ भी हमें मिलेगा हम सब कुछ ले लेंगे, और हम यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको बुरी मौत मारेंगे। वो कहता हाँ कुछ भी नहीं, सांग के लोगों के पास जो कुछ भी है आज रात वो हमारा होगा। और फिर हाँ गाइस यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और फिर इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं यहाँ पर सांग और झाओ के लोगों के बीच ऑलरेडी बैटल स्टार्ट हो गया था। सारे सोल्जर्स एक दूसरे को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे। दोनों पक्षों में कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। पर खैर इसके बावजूद भी झाओ के सोल्जर्स सांग के सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़
रहे थे। इधर दोनों पक्षों के बीच घमासान बैटल वहाँ गेट पर हो रही थी। और उसी के साथ हम दूसरी तरफ अंदर का सीन देखते हैं। हम अंदर देखते हैं सारे लोग वहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो काफी ज्यादा डरे हुए और चिल्लाते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, भाइयों जाओ, सैनिक शहर में घुस गए हैं, एक दूसरे की सुरक्षा करो और अपनी संपत्ति को छुपा दो। वो हमसे हमारी संपत्ति और हमारी औरतें चुरा लेंगे। वो सारे लोग अपनी संपत्ति और अपनी औरतों को बचाने में लगे हुए थे। इसी बीच वहीं पर कई सारे लोग एम्परर झाओ को भी ब्लेम कर रहे थे। वो सारे लोग कहते हैं ये सब एम्परर की गलती है, हमें सचमुच सारे गेट्स को खोल देना चाहिए और झाओ वॉरियर्स को एम्परर को मारने की अनुमति दे देनी चाहिए। गाइस, इस मोमेंट पर एम्परर झाओ की प्रजा खुद अपने ही एम्परर के खिलाफ ही खड़ी हो गई थी। साथ ही में हम वो गैंग को देखते हैं जो कि घर के पास छुपकर इन सारे लोगों की बातों को सुन रहा था। साथ ही में इन दोगले लोगों की बातों को सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है फादर ने देवताओं के साथ युद्ध की घोषणा की थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे लोग वो फिर से गुलाम बने। इसके बावजूद भी जिन्होंने इन कमीनों के बारे में सोचा ये उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं। फादर, आप बिल्कुल गलत थे, आपके लोग वो गुलाम बनना ही डिजर्व करते हैं और वो इसी में खुश थे। खैर, ये सारे कमीने यहाँ पर ये सारी बातें कर रहे हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं भी यहाँ से निकल जाऊँ। ये कहकर हमारा MC पीछे की तरफ मुड़ता है और यहाँ से जाने ही वाला था, पर तभी वो गैंग के सामने एक बुढ़ा आ जाता है जो कि बिल्कुल मरियल और जोम्बी टाइप का दिख रहा था। और वो बुढ़ा सच में कोई जोम्बी नहीं बल्कि इन्हीं के कबीले का एक बंदा था। वो गैंग को देखने के बाद कहता है, तुम एम्परर के बेटे हो, है ना? मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था जब तुम्हारे फादर तुम्हें उल्टा लटकाकर बीच बाजार में पीट रहे थे। वो गैंग इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और उसे भी पता था कि ये कमीना मेरे सामने किस इंटेंशन से खड़ा है, इसलिए वो वहाँ पर बिना थोड़ा भी समय गवाए वहाँ से भागने लगता है। पीछे से ये कमीना भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, इसे पकड़ो, यही एम्परर का बेटा है। सारे लोग भी जैसे ही ये बात सुनते हैं वो बिल्कुल वो गैंग की तरफ देखने लगते हैं जो कि काफी तेज वहाँ से भाग रहा था। वो सारे लोग भी उसकी तरफ उंगली करते हुए और काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं, उसे पकड़ो, वो भाग रहा है। सारे लोगों से भागता देख उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्योंकि वो गैंग वो अब चारों तरफ से घिर चुका था, इसलिए वो अपने पास से एक छोटा सा खंजर निकालता है और वो अपने चारों तरफ काफी ज्यादा तेजी से घुमाने लगता है। कोई भी मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगा। ये कहते हुए वो अपने इस छोटे से खंजर को अपने चारों तरफ काफी तेजी से घुमा रहा था ताकि कोई भी बंदा उसके करीब ना आए और उसे पकड़ ना सके। पर तभी वहाँ पर अचानक से होता है बुम। एक बंदा एक फावड़ा लेकर वो गैंग के सर पर काफी जोर का मारता है जिससे वो गैंग तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद उसके सर से वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड वगैरह भी निकल रहा था, पर उसके ऊपर वहाँ पर कोई भी रहम नहीं करता है। वो गैंग इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी एक बंदा वो चिल्लाते हुए कहता है, ये मेरा शिकार है। वो उसके सर के बालों को पकड़कर वो उसे हवा में टांग लेता है जिससे वो गैंग को वहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें झाओ के सैनिकों को दे दूं तो मैं अपना सामान बचा सकूंगा। पर तभी वहाँ पर थोड़ी ही देर में छीना झपटी मच जाती है। हाँ, यहाँ पर किसी भी सामान या किसी भी पैसे को लेकर नहीं बल्कि वो गैंग को लेकर। वो सारे लोग कहते हैं, नहीं, इसे पहले मैंने देखा था, ये मेरा है। दूसरे लोग कहते हैं, नहीं, इसे पहले मैंने देखा था। ऐसे कर सारे लोग वहाँ पर बुरी तरीके से छीना झपटी मचा देते हैं और वहाँ पर हर कोई यही चाहता था कि वो गैंग को झाओ के सोल्जर्स को मैं सौंपूं ताकि वो मुझे बख्श दें। वो सारे लोग इस चीज को लेकर वहाँ पर इतना ज्यादा पागल हो गए थे कि वहाँ पर कई सारे लोग ये तक भी कह रहे थे कि ये मेरा शिकार है, मुझे सिर्फ इसका सर चाहिए। पर तभी वहाँ पर काफी तेज एक घोड़े के पैर की आवाज आती है जिससे सारे लोग बिल्कुल वहाँ पर रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखते हैं उनके बिल्कुल होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि स्वयं एम्परर झाओ आ गए थे। वो इन सारे कमीनों से कहते हैं, खुद को बचाने के लिए एक बच्चे पर झपटना और चिल्लाना, क्या हमारा साम्राज्य तुम्हें इस चीज की अनुमति देता है? तुम सारे कमीनों को तो शर्म आनी चाहिए। वो सारे लोग भी बिल्कुल एम्परर को देखकर वहाँ पर फ्रीज हो गए थे। किसी के भी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो अपने ही लोगों को कहते हैं, अगर तुम झाओ के सैनिकों को खुश करना चाहते हो तो आओ और मुझे बांधो, मेरे बेटे को नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैं यहीं पर हूँ, आ जाओ और मुझे बांध लो। पर गाइस, खैर उन सारे लोगों में से किसी की भी इतनी तक हिम्मत नहीं थी कि वो एम्परर झाओ के सामने बोल सके, और बांधना ये तो काफी ज्यादा दूर की बात है। वो सारे लोग बिल्कुल वहाँ पर हक्का बक्का खड़े थे। एम्परर उनसे कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? अगर तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मुझे बांध सको तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। उनकी जस्ट कहने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे बिल्कुल कायरों की तरह वहाँ से भागने लगते हैं। जमीन पे पड़ा वो गैंग भी उन्हें भागता देख रहा था। फिर धीरे से वो भी जमीन से उठने लगता है। उसके फादर वो गैंग को देखकर उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं, वो गैंग, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपने मॉम के साथ रहो? वो गैंग कहता है, आपने कहा था, पर मैं भी सांग का एक मेंबर हूँ और मैं इसे घर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता, मैं भी लड़ सकता हूँ। इसकी बातों को सुनकर एम्परर वो कहते हैं, हाँ वो तो मैंने देखा, जब तुम अपने ही टाउन के बुजुर्ग बुढ़ों से नहीं निपट सकते तो तुम झाओ के सोल्जर से क्या खाक लड़ोगे? चलो अब मैं तुम्हें अंतिम बार कहता हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। वो गैंग के बगल में खड़ा एक सोल्जर वो भी कहता है, यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आपको एम्परर की बात माननी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कियोस मचा हुआ है और अगर आप घर नहीं गए तो आपकी मॉम चिंतित हो जाएंगी। हालांकि वो गैंग का वहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, इसलिए वो सोल्जर को बिल्कुल अपनी गड़ी निगाहों से देखने लगता है। सोल्जर कहता है, यंग मास्टर प्लीज बात को समझिए, आपकी मॉम, उन्हें आपकी जरूरत है। वो गैंग भी सोल्जर की बातें सुनने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद वो फाइनली मान जाता है और वो वापस जाने लगता है।
साथ ही में एम्परर वू और उनके काफी सारे सोल्जर्स वो गेट की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ से वापस जाते हुए वो गैंग वो अपने सोल्जर्स को भी देखता है। वो सारे लोग भी काफी ज्यादा फ्रीली वहाँ पर स्माइल करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर आप नेक्स्ट बार आइएगा। कई सारे सोल्जर्स उससे ये भी कहते हैं, यंग मास्टर अपना ध्यान रखिए। वो अपने सोल्जर्स के चेहरों को काफी ज्यादा ध्यान से देखता है और उसे उन पर कोई भी डर नहीं दिख रहा था। सोल्जर्स के साथ उसके फादर भी बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। वो अपने फादर और इन सारे सोल्जर्स को भी देखकर कहता है, क्या इन्हें मौत का खौफ नहीं? और मुझे जाते हुए फादर ने मुझे विदाई तक नहीं दी। ये सारी चीजें कहने के बाद फाइनली वो गैंग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वो गैंग के वहाँ से जाने के बाद उसके चाचू को देखते हैं, जो कि अपने ब्रदर यानी एम्परर जी झाओ उनके बगल वाली छत पर खड़ा होता है। साथ ही में वो एम्परर झाओ से कहता है, आप एक अच्छे फादर नहीं हैं और शायद एक अच्छे एम्परर भी नहीं। जियो को देखने के बाद वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। वो सारे लोग एक दूसरे से कहते हैं, क्या तुमने उसे देखा? वो तो एम्परर का छोटा भाई है। और क्या तुमने उसके बारे में सुना था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था? दूसरे कहते हैं, हाँ, 8 साल पहले उन्होंने अपने सक्सेसर के अधिकार को त्याग दिया था और इसे त्यागने के बाद वो देश विदेश भटकने लगे और इसी दौरान वो हमारे पूरे इस वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फेमस स्वॉर्डमैन भी बने। वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स ये भी कहते हैं, हाँ, वो एक लेजेंड है जिसने एक गॉड तक को भी मार डाला था। एम्परर वो भी उसे देखकर कहते हैं, जियो तो तुम फाइनली वापस आ गए। जियो मुझे पक्का यकीन था तुम मेरे साइड से फाइट करने के लिए वापस जरूर आओगे। वहीं जियो एम्परर की बातों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं यहाँ पर वापस आया हूँ पर तुम्हारे साइड से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। क्योंकि अगर मैं तुम्हारा सर काट कर देवताओं को दे देता हूँ तो यह फाइट यहीं पर खत्म हो जाएगी और बचे हुए बाकी के लोग वो चैन से जी पाएंगे। अपने छोटे भाई की बातों को सुनकर एम्परर जी झाओ कहते हैं, चलो अब नाटक करना बंद करो। मुझे पता है मैं और तुम हम दोनों देवताओं से नफरत करते हैं। जियो वो दबे मन से कहता, हाँ, मुझे देवताओं से नफरत है, पर उसी के साथ मुझे उस व्यक्ति से भी नफरत है जो कि सांग के लोगों की जान की परवाह नहीं करता। उस साल जब मैंने अपने थ्रोन की अपॉर्चुनिटी को आपको सौंपा था या झाओ जी को छोड़ा था तो मैंने आपसे एक वादा करने के लिए कहा था कि आप सांग के लोगों की किसी भी हाल में सुरक्षा करेंगे। लेकिन उसी के अपोजिट अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं तो सांग के लोग वो इस समय काफी ज्यादा खतरे में हैं और काफी ज्यादा कष्ट भी झेल रहे हैं। तो एम्परर वो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एम्परर भी बिल्कुल जोश में कहते हैं, जियो मुझे पता तुम्हें सांग के लोगों की चिंता है, पर अगर हमारी ये ग्रेट सांग का नेशन देवताओं के अधीन अगर कुत्ते की तरह जिंदगी जीनी पड़े तो मुझे लगता है कि इस तरह से जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। मुझे पता है अब तक सांग में जितने भी एम्परर्स आए हैं उनमें से किसी में भी देवताओं के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझ में है और मैं उनके खिलाफ जाऊंगा। मैं कभी भी गुलाम बनकर और आनंद पूर्वक होने का नाटक नहीं कर सकता। और अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ और आपको गुलाम रहना ही पसंद है तो आप मुझे मार सकते हैं। जियो भी इनकी बातों को सुनने के बाद कहता है, सचमुच आप बिल्कुल भी नहीं बदले। गाइस जियो वो अपने ब्रदर को वहाँ पर दोबारा से समझाने की कोशिश करता है, एम्परर प्लीज बात को समझिए, आप यहाँ पर मारे जाएंगे। पर गाइस खैर वही दूसरी तरफ एम्परर बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। वो फिर से वहाँ पर काफी ज्यादा तिरछी निगाहों से देखते हुए कहते हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगा कायर यहाँ से दफा हो जाएं। पूरी क्राउड भी वहाँ पर एम्परर की बातें सुनने के बाद बिल्कुल मानो पागल हो जाती है। वो सारे लोग बिल्कुल वहाँ पर नारा लगाने लगते हैं, हम लड़ेंगे, हम उनसे लड़ेंगे, मौत तक लड़ेंगे। एम्परर भी इन सारे लोगों को देखकर कहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, तो फिर चलो उनका खात्मा करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम गेट का सीन देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा घमासान बैटल चल रहा था। इधर एम्परर वो भी सोच रहा था बाहरी सुरक्षा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है और स्काउट्स के अनुसार कैसल के अंदर ऑलरेडी डिफेंस काफी ज्यादा वीक है। तो फिर एम्परर झाओ भले ही तुम्हारे पास कितना भी साहस हो तुम इस बैटल को कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि किसी भी बैटल को खाली साहस से नहीं जीता जा सकता। हमारी विक्ट्री तो तभी से ही तय थी जिस समय से हमने आपके ऊपर अटैक किया था। इधर इस टकले बूढ़ों को भी लग रहा था कि झाओ सैनिक वो सचमुच अनबीटेबल हैं। आज इस रात के बाद ये पूरा वर्ल्ड एम्परर वू का होगा। बुढ़ा ये सारी चीजें अपने मन में सोच रहा था। उधर बगल में खड़े एम्परर वू को भी देखते हैं, वो थोड़ा सा वहाँ पर डाउट में था क्योंकि काफी ज्यादा वक्त बीत गया था, लेकिन फिर भी उसने गॉड से रिलेटेड कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं देखा था। तो हाँ गाइस मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा कि आखिर क्यों एम्परर वू यहाँ पर थोड़ा सा डाउट में था कि वो भी एम्परर वू को इस बैटल को जीतने में मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी गॉड्स के यहाँ पर आने का कोई भी साइन नहीं दिखा था। इधर वो बुढ़ा थोड़ा सा दिलासा देते हुए कहता है, एम्परर वू आप चिंता मत कीजिए, मैं तो सिर्फ गॉड्स का एक दूत हूँ। सचमुच गॉड्स का मूड समझना ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है। आमतौर पर वो ह्यूमंस के बैटल में दखल अंदाजी नहीं करते, क्योंकि गाइस यहाँ पर गॉड्स और ह्यूमंस में सिर्फ उतना ही फर्क है जितना कि एक हाथी और चींटी में होता है। लेकिन एम्परर वू आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं श्योर हूँ अगर जरूरत पड़ी तो गॉड्स यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि हाँ ये बात सच है कि उन्हें ह्यूमंस की लड़ाइयों में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन इसके बाद भी पास्ट की कई लड़ाइयों में ह्यूमंस के बीच गॉड्स ने दखल अंदाजी की है। वो कहता है, हाँ मैं समझता हूँ, गॉड्स का लास्ट टाइम कोई और नहीं बल्कि एम्परर झाओ है ना? वो बुढ़ा भी कहता है, हाँ डेफिनेटली, जो कोई भी गॉड्स के खिलाफ जाएगा उसे मरना ही होगा। ये दोनों कमीने वहाँ पर सारी बकचोदियां कर ही रहे थे, पर तभी वहाँ पर अचानक से झाओ के सोल्जर्स की काफी तेज मरने की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर ये दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और ये दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा चौंकते हुए जब मुड़कर गेट की तरफ देखते हैं, और जब ये मुड़कर देखते हैं तो एम्परर झाओ वो
झाओ के सोल्जर्स को बिल्कुल मक्खियों की तरह वाइप आउट कर रहे थे, जिसे देखकर वो भी अपने मन में सोचने लगता है, इस बंदे ने मेरे कई सारे वॉरियर्स को अकेले ही मक्खियों की तरह वाइप आउट कर दिया है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यही सांग का एम्परर होगा। सांग के लोग भी जब अपने एम्परर को यहाँ पर देखते हैं तो उनका हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो सारे सोल्जर्स और भी ज्यादा अग्रेसिव होते हुए कहते हैं, झाओ के सोल्जर्स, हमारे एम्परर फाइनली यहाँ पर आ गए हैं, तो अब तुम लोगों को हमसे कोई भी नहीं बचा सकता, अब तुम सबको मरना ही होगा। एम्परर झाओ भी लिटरली इसके सोल्जर्स को यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे। झाओ के सोल्जर्स अपने ही सोल्जर्स को इतना ज्यादा ब्रूटली मरता देख दूर खड़े जो सोल्जर्स थे वो लोग भी अपने बो का यूज कर एम्परर झाओ के ऊपर अपने एरो से अटैक कर देते हैं, पर वो सारे सोल्जर्स एम्परर झाओ का बाल भी बाका कर पाते इससे पहले पलक झपकते ही एम्परर झाओ का ब्रदर यानी जियो उनके बीच में आ जाता है और एक ही पल में उन सारे लोगों का सर धड़ से अलग कर देता है। बाकी के सोल्जर्स भी जियो को देखकर कहते हैं उसे घेर लो और यहाँ से जाने मत देना, पर पलक झपकते ही एम्परर झाओ दोबारा से वहाँ पर आ जाते हैं और इन सारे सोल्जर्स को बिल्कुल गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। सारे सोल्जर्स को मारते हुए वो काफी तेज चिल्ला भी रहे थे। वो काफी तेज चिल्लाते हुए एम्परर वू से कहते हैं, तो एम्परर वू, तुम्हें गॉड्स का पालतू बनने में कैसा लग रहा है? मुझे उम्मीद है तुम्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। वहीं पर एम्परर वो भी इनका जवाब देते हुए कहता है, अहंकारी एम्परर झाओ, तुम सचमुच अपनी गलतियों को कभी भी स्वीकार नहीं करते। गॉड्स को नाराज नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि मैं उनकी तरफ से यहाँ पर आया हुआ हूँ तुम्हें खत्म करने के लिए। पर गाइस खैर एम्परर वू इसके सारे सोल्जर्स को मक्खियों की तरफ वाइप आउट करते हुए और इसके सोल्जर्स को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारते हुए वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि गॉड्स की इच्छा क्या है, लेकिन वो मेरे लोगों पर अत्याचार कर मुझसे मेरी मानवता छीन रहे हैं। मैं इस दुनिया में गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ। तो इसलिए एम्परर वू, अगर तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगे तो फिर गॉड्स के साथ तुम्हें भी मरना ही होगा। तुम लिटरली इतना ज्यादा गिर गए हो कि तुमने जस्ट अपने फायदे के लिए अपने पूरी प्रजा को देवताओं को बेच दिया है। एम्परर वो भी झाओ की बातें सुनकर वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो भी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, झाओ अपनी बकवास बंद करो, अब तुम्हें मरना होगा और तुम्हें कोई भी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। झाओ भी यहाँ पर लगातार वू के साइड बढ़ते जा रहे थे। वो भी चिल्लाते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है एम्परर वू, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद झाओ वू के साइड काफी तेजी से आगे बढ़ ही रहे थे, पर तभी अचानक से उनके रास्ते में एक गॉड आ जाता है और वहाँ पर आकर एम्परर झाओ का रास्ता रोक लेता है। सारे लोग भी उस गॉड को अचानक से वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और एक पल के लिए मानो बिल्कुल फाइट वहाँ पर रोकी गई थी। उनमें से काफी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि लिटरली आखिर ये बंदा है कौन, जिसके जस्ट आने के बाद ही मानो यहाँ के आसपास की पूरी धरती ही हिल गई। एम्परर झाओ भी उसे देखकर कहते हैं, तो फिर फाइनली वो लोग आ ही गए। हम देखते हैं उस गॉड को जो कि लिटरली बिल्कुल हल की तरह लग रहा था। वो काफी ज्यादा गुस्से में अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहता है, सांग एम्परर झाओ, अपनी मौत को स्वीकार करो। और फिर गाइस हाँ, यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के पहले सीन में देखते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्परर झाओ वो अपने फादर से कह रहे थे, गॉड्स वो ह्यूमैनिटी से पहले पेयर हुए थे और वो हमारे पूरे वर्ल्ड के हवा, पानी, बारिश, इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमंस काफी लंबे समय से उनके सामने झुकता आया है और ह्यूमंस ने हमेशा ऐसा ही माना है कि गॉड्स वो हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए ह्यूमंस आज तक कभी भी गॉड्स को चैलेंज नहीं कर पाए। पर फादर, मेरा सवाल ये है कि क्या सचमुच गॉड्स ऐसे ही हैं जैसा कि हम मानते हैं? उसके फादर भी इसकी इस तरह से बातें सुनकर वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो झो से कहते हैं, पर आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? झो ये सारी चीजें इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसने शहर के नॉर्दर्न साइड में स्लेव्स की जिंदगी को देखा है जो कि माइंस में काम करते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, यहाँ तक कि मुश्किल से ही अपनी फैमिली से मिल पाते हैं। उसके फादर कहते हैं, हाँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हम गॉड्स की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो हमारी जिंदगी शायद इससे भी बदतर हो सकती है। जो कहता है, फादर अगर मामला ऐसा है तो आखिर हम गॉड्स की सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का प्रयास क्यों नहीं करते? उसके फादर इसकी बातों को सुनकर वहाँ पर थोड़ा सा स्माइल करने लगते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हारे विचार सचमुच काफी ज्यादा भोले हैं। जब मैं भी यंग था तो मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता था, लेकिन जब मैंने कुछ समय बाद रियलिटी को देखा तब मुझे समझ आया कि ये इम्पॉसिबल है। मैंने शायद तुम्हें ये कहानी नहीं सुनाई होगी, लेकिन उस रात मेरे 100 से भी ज्यादा वॉरियर्स सिर्फ थोड़ी सी ही मेहनत पर मारे गए और मेरे इन सारे वॉरियर्स को मारने वाला एक गहरे लाल रंग का गॉड था। हालांकि उसने मुझे छोड़ दिया और उसने मुझसे कहा, तुम सांग के एम्परर हो और इसीलिए कोई भी मूर्खता पूर्वक काम मत करो। उस रात मैंने अपनी इच्छा शक्ति खो दी थी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उनसे डरता था, बल्कि जब मैंने उनकी पावर्स देखी तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि हम चाहे जितना भी एफर्ट्स लगा लें हम कभी भी गॉड से नहीं जी सकते। जीसू, शायद तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारे फादर वो सम्राट होना डिजर्व नहीं करते, लेकिन मैंने भी कभी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा था और उसे पूरा करने की कोशिश भी की थी। ये दुनिया ऐसी ही है, बस तुम्हें ये चीज याद रखनी है, हम जैसे मॉडल्स कभी भी गॉड से नहीं जीत सकते और इसीलिए कभी भी तियान के खिलाफ फाइट करने के बारे में सोचना भी मत, ये तुम्हारे भले के लिए है। जाओ कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, पर आखिर ये तियान है कहाँ? उसके फादर कहते हैं, हाँ मैंने ये चीज सुना था कि वो समुद्र के पार किसी दूर देश में रहता है और पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया था कि वो जगह नीले ड्रैगन का रेस्टिंग प्लेस है। फिर वो थोड़ा सा खांसते हुए कहते हैं, जाओ मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी इंसान कभी भी नहीं जा सकता। जो कहता है, हाँ आप तो ऐसे कह रहे जैसे कि मैं उस जगह पर जाना चाहता हूँ। पर गाइस खैर जो के फादर को जो के बारे में अच्छी तरीके से पता था कि जो उस जगह पर जाना चाहता है,
इसके बाद वो जो से पूछते भी हैं कि तुम उस जगह पर जाना चाहते हो, है ना। जो भी कहता है हाँ डेफिनेटली, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन मैं उस जगह पर जरूर जाऊंगा। फिर वो उस तरफ उंगली करते हुए कहता है मैं उस राज्य में जाऊंगा जहाँ पर नीला ड्रैगन नींद में पड़ा हो, और फिर व्यक्तिगत रूप से तियान से कहूंगा कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं। फादर, मुझे पता है ये काफी ज्यादा मुश्किल है और हो सकता है इस सपने के चलते मेरी मौत हो जाए, लेकिन फिर भी ये कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा सही, अगर वो भी नहीं तो उसका बेटा सही, अगर वो भी नहीं तो उसका बेटा सही। कुल मिलाकर जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती ये सपना कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। और फिर बुम, सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। यहाँ पर एम्परर झाओ के सामने वो हल्क जैसा दिखने वाला गॉड खड़ा होता है। झाओ भी उसे वहाँ पर देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि उसके ऑरा का प्रेशर वो लिटरली वहाँ पर काफी ज्यादा था। उन्हें भी वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि ये गॉड्स के द्वारा भेजा गया कोई नॉर्मल सोल्जर नहीं है। हालांकि जैसा कि झाओ के फादर ने झाओ को बताया था, हालांकि झाओ के फादर ने उन्हें आज के 10 साल पहले उन्हें इसके बारे में बताया था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं वो गॉड एक हाथ से घोड़े का मुंह और दूसरी हाथ से घोड़े का टांग पकड़ लेता है, और वो उसे पकड़ने के बाद जस्ट अपने थोड़े से स्ट्रेंथ का यूज करता है और घोड़े सहित झाओ को हवा में फेंक देता है। और हाँ गाइस, ये दोनों नीचे गिर पाते इससे पहले वो गॉड घोड़े के पेट में काफी जोर का पंच मारता है, और लिटरली वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक ही पंच में पूरा घोड़ा फट जाता है। मतलब उस घोड़े की बॉडी पूरी तरीके से फट जाती है, और उस घोड़े की बॉडी फटने के बाद वो पंच जाकर एम्परर झाओ के पेट में लगता है। मतलब गाइस लिटरली तुम इस सीन को देखकर इसके स्ट्रेंथ को इमेजिन कर सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, उसके पंच के फोर्स से एम्परर झाओ दूर जाकर दीवार में टकराते हैं। ये चीज देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग काफी ज्यादा शॉक थे, और एक मोमेंट के लिए मानो वहाँ पर जम गए थे। यहाँ तक कि एम्परर वो भी इसे देखकर कहता है तो आखिर ये रहा ह्यूमंस और गॉड्स के बीच का अंतर। हम देखते हैं गेट के बाहर वाली दीवार जिस पर जाकर एम्परर झाओ टकराए थे, वो दीवार बुरी तरीके से टूट गई थी, और वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा था। मांस, रक्त और हड्डियों से मिलकर बना यह शरीर इस तरह के पावरफुल अटैक को कभी झेल ही नहीं सकता। मांस, रक्त और हड्डियों से मिलकर बना यह शरीर इस तरह के पावरफुल अटैक को कभी झेल ही नहीं सकता। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई ह्यूमन कितना ज्यादा पावरफुल है, वो चाहे जितने स्ट्रांग हो वो गॉड्स के सामने स्टैंड नहीं कर सकते। अगर सच कहें तो गॉड्स और ह्यूमंस के बीच कोई मुकाबला ही नहीं। खैर, इस मोमेंट के बाद मानो यहाँ पर युद्ध का परिणाम ही तय हो गया था। बैटल फील्ड पूरी तरीके से शांत हो गया। सांग एम्परर झाओ और उनके जितने भी सोल्जर्स थे उनकी बैटल की इच्छा शक्ति मानो एक ही पल में खत्म हो गई। लिटरली सिर्फ एक ही वार ने इस पूरे बैटल फील्ड के माहौल को ही चेंज करके रख दिया था। सारे सोल्जर्स इसके डर से कांप रहे थे। जमीन पर घोड़े की फटी हुई बॉडी और काफी ज्यादा ब्लड भी फैला हुआ था। यहाँ तक कि खुद एम्परर वू के सोल्जर्स वो लोग भी आपस में कहने लगते हैं सौभाग्य है कि हम उनके दुश्मन नहीं। वो भी कहता है एम्परर झाओ, आपको भी पता था कि इस बैटल का परिणाम क्या हो सकता है, पर इसके बाद भी आखिर आपने खुद पर इतना प्रेशर क्यों डाला। बगल में खड़ा वो बुढ़ा भी गॉड को देखकर कहता है हे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर आएंगे। आपने अपने थोड़े से स्ट्रेंथ को उस तुच्छ सम्राट पर बर्बाद किया। आपके मात्र थोड़ी सी हस्तक्षेप से पूरा मैटर ही सुलझ गया। बट गाइस, बूढ़ों को यहाँ पर जैसा लग रहा था मामला उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। गाइस, ये रेड वाला गॉड जिसका नाम तियान कुई होता है, जो कि हेवन के 6 फाइटिंग एफिलिएशंस में से एक सबसे ज्यादा पावरफुल एफिलिएशन, उसका ये लीडर है। ये बंदा उस बूढ़ों से कहता है मिस्टर जुआन चाई, एम्परर झाओ की हत्या उतनी भी आसान नहीं है जितना कि आपको लगता है। तियान इस मामले को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए सारे हाई रैंकिंग के गॉड्स वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। वो बुढ़ा भी तियान की बातें सुनकर वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक नॉर्मल से ह्यूमन को मारने के लिए सारे हाई रैंकिंग के गॉड्स का आना ये थोड़ा सा अनयूजुअल था। वो बुढ़ा वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक होते हुए पूछता भी है तो आपके कहने का मतलब ये है कि 6 एफिलिएशंस के सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड्स वो यहाँ पर हैं। तियान कहता है हाँ। बुढ़ा कहता नहीं, असंभव, ये नहीं हो सकता। एक नॉर्मल से ह्यूमन को मारने के लिए सारे पावरफुल गॉड्स यहाँ पर आए हुए हैं, ये नहीं हो सकता। ये चीज सोचने के साथ बुढ़े की वहाँ पर फटकर 4 हो गई थी, और इसी के साथ वहाँ पर अचानक से काफी तेज भूकंप भी आ जाता है। पूरा जमीन वहाँ पर बुरी तरीके से हिलने लगता है। सामने की तरफ एक धुंधला धुंधला सा ड्रैगन भी दिखने लगता है। वो भी इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो भी कहता है पृथ्वी पूरी तरीके से हिल रही है और एक काफी ज्यादा जायंट लेविथान वो हमारे पास आ रहा है। मैंने कई सारे बैटल्स लड़े हैं पर आज तक कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी। आखिर ये क्या हो सकता है। हम देखते हैं वो जायंट लेविथान दूर से धुंधला धुंधला टाइप का दिख रहा था। गाइस, जिसको लेविथान समझ में नहीं आ रहा हो वो बस इतना समझ ले, ये मॉन्स्टर और ड्रैगन को आपस में कॉम्बाइन कर दो, उसी टाइप का एक हेवनली बीस्ट होता है। आसान शब्दों में से सिर्फ हेवनली बीस्ट भी कहा जा सकता है, जिसका साइज लिटरली कुछ मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। उसे देखकर वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे सारे हैरान थे। जियो भी कहता है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से भी घटित हो सकती हैं। उस बीस्ट की शैडो पूरे टाउन में फैलने लगी थी। सारे सोल्जर्स उसे देखकर कहते हैं नहीं, ये रियल नहीं हो सकता। जियो हमें बताता है ये एक एसेंट और एक होली एनिमल है जिसे केवल तियान के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। गाइस, तियान ये किसी भी बंदे का नाम नहीं है। तियान मतलब होता है हेवनली क्लान जिसमें कई सारे गॉड्स आते हैं, और हाँ, इसी के साथ तियान कोई ये गॉड है। खैर, उसे देखकर यहाँ पर कई सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में सिर्फ लेजेंड्स में ही सुना था। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो इसे कभी भी रियल में देख पाएंगे। दूसरी तरफ हम अपने प्रोटैगनिस्ट यानी वू गैंग को देखते हैं। वो भी यहाँ पर फाइनली अपनी मॉम के पास पहुंच चुका था। उसकी मॉम अपने बेटे को देखकर कहती
कहती है, मुझे खुशी हुई कि तुम वापस आ गए। मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंतित थी। पर प्रोटैगनिस्ट वो अपनी मदर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो अपने आसपास देखता है। उसे वहाँ पर एक भी गार्ड्स नहीं दिख रहे थे, इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है, वो डरपोक निर्दयी कमीने वो चुपके से यहाँ से भाग गए। उसकी मॉम कहती है, नहीं, तुम्हें उन्हें दोष नहीं देना चाहिए, उन्हें यहाँ से जाने के लिए मैंने ही कहा था। अब यहाँ पर गार्ड्स की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें करते हुए जब वो अपने सामने देखते हैं तो उन्हें भी वो विशाल ड्रैगन दिखता है। ये देखकर वो दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो गैंग भी टावर के ऊपर से उस ड्रैगन को झांक कर देखने लगता है और काफी ज्यादा शॉक होते हुए उसे देखकर कहता है, आखिर वो है क्या? वो तो सचमुच काफी ज्यादा बड़ा है। फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि वो एक ड्रैगन है जो कि दूर देश में रहता है। कहा तो ये भी जाता कि वो इस वर्ल्ड के बनने से पहले ही एग्जिस्टेंस में था। उस पर केवल गॉड्स का ही कंट्रोल है और इस बैटल के लिए झाओ जी के पास न केवल गॉड्स आए हैं बल्कि तियान भी व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आया हुआ है। वो गैंग कहता है, क्या तियान? क्या वो बंदा सचमुच पावरफुल है जैसा कि हमने सुना है? डाजी कहती है, मैं जिस तियान को जानती हूँ उसने कभी भी मॉडल्स के बैटल के बीच हस्तक्षेप नहीं किया। वो ह्यूमंस के कमजोरी, लालच, स्वार्थ, इन सारी चीजों से घृणा करता है। वो मनुष्य को सिर्फ शोर मचाने वाले बंदर के रूप में देखता है और उसके लिए ह्यूमन सिर्फ गुलाम बनाने के अलावा पूरी तरह से बेकार है। हालांकि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आएंगे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हारे फादर वो बाकियों से अलग हैं। वो गैंग कहता, हाँ, पर आखिर फादर गॉड्स के खिलाफ कैसे जीत सकते हैं? फिर इसके बाद उसकी मदर उसे एक बॉल देती है जिसमें एक मैजिकल वाटर भरा होता है। उसे देते हुए वो कहती है, हम अंत तक आसान नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये बात सत्य है कि तियान को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है और ये फैक्ट तुम्हारे फादर जानते थे, इसलिए उन्होंने गॉड्स का विरोध किया है। खैर, मैं चाहती हूँ कि तुम इस पूरे बैटल को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखो। ये कहने के बाद उसकी मॉम बॉल में भरे मैजिकल वाटर को टच करती है। वाटर को टच करते वक्त वुगेंग वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। बट थोड़ी देर के बाद उस वाटर के अंदर काफी सारी छवियां दिखाई देने लगती हैं और इसके बाद जब वो थोड़ा सा और क्लियर होता है तो झाओ जी के सामने जो बैटल चल रहा था वो बिल्कुल उसमें साफ साफ दिखने लगता है। वुगेंग भी कहता है, तो झाओ जी के ठीक बाहर है, मैं इन्हें साफ साफ देख सकता हूँ। फिर उसकी मॉम बताती है, तुम इस बेसिन को अपने हिसाब से घुमाकर इसके विजन ऑफ एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हो, यानी तुम्हें जिस तरफ देखना है तुम उस तरफ देख सकते हो। वुगेंग उसे देखते हुए कहता है, मॉम, ये तो सचमुच काफी ज्यादा चमत्कारी है, आखिर आपने ये कैसे किया? फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि ये एक डिवाइन पावर है। वुगेंग ये सुनकर थोड़ा सा वहाँ पर शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या डिवाइन पावर? पर आखिर ह्यूमंस के अंदर डिवाइन पावर कैसे आ गई? उसकी मॉम कहती है, हाँ, अब मुझे लगता है कि तुम्हें वो बताने का समय आ गया है। मैं कभी गॉड्स में से एक हुआ करती थी, हालांकि मैं जिससे प्यार करती थी वो एक मॉर्टल और तुम्हारे फादर थे। 8 साल पहले जब मैं तुम्हारे फादर से मिली थी तो मैंने गॉड्स को त्यागने का फैसला कर दिया था। हालांकि ये राज की बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कड़ा नियम था, अगर मेरी पहचान उजागर हुई तो मेरे लिए सजा काफी ज्यादा भयानक हो सकती है। लेकिन आज हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ सौंप देना चाहिए, जो कुछ भी मैं जानती हूँ। वुगेंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है, उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि सांग के सोल्जर्स की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस ड्रैगन को देखकर सारे सोल्जर्स काफी ज्यादा शॉक थे और डर के मारे उनकी हालत टाइट हो रही थी। वो सारे लोग कहते हैं, वो ड्रैगन वो हमारी तरफ आ रहा है, ये सचमुच काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा भयानक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? साथ ही में हम उस ड्रैगन के ऊपर देखते हैं जहाँ पर कई सारे गॉड्स भी बैठे हुए थे, और हाँ, ये गॉड्स हेवन के 6 एफिलिएशंस में से सबसे टॉप गॉड्स थे। उनमें से एक गॉड काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है, हाँ, जरा उन्हें तो देखो। फिर इसके बाद हम सारे गॉड्स को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन के ऊपर बिल्कुल मस्त आराम से बैठे हुए थे। साथ ही में वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। उनमें से एक गॉड कहता है, हाँ, जरा उन नीचे बंदरों को तो देखो, वो सब सदमे में इधर उधर भाग रहे हैं। ये सचमुच काफी ज्यादा मजेदार है। फिर उसके बाद हम उस गॉड का ओवरव्यू देखते हैं जो कि फायर एफिलिएशन का सबसे ग्रेट गॉड था और इसका नाम था ताई जी। वो काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है, वो ना समझ बंदर, जरा उन्हें तो देखो, जिन्होंने हमें चुनौती दी थी वो किस तरह से भाग रहे हैं। सचमुच ये काफी ज्यादा दुखद है। साथ ही हम उसके सीने से लिपटी एक दूसरे गॉड को देखते हैं जो कि एक लेडी होती है जिसका नाम था लियू और वो रेन एफिलिएशन की सबसे ग्रेट गॉड थी। वो कहती है, मुझे सचमुच इनके ऊपर काफी ज्यादा दया आ रहा है। उसकी बातें सुनकर उसके बगल में खड़ा प्लेग एफिलिएशन का सबसे टॉप गॉड जिसका नाम गुईमू होता है, वो कहता है, अब इन मॉडल्स के ऊपर सहानुभूति और दया दिखाने का कोई भी फायदा नहीं है। वो मूर्ख, लोभी, स्वार्थी, बारबेरियन और बंदरों का एक समूह है और इससे भी बुरी बात यह है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। हम गॉड्स ने उन्हें काफी सारी अच्छी चीजें दी है, लेकिन इसके बाद भी वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। इसी के साथ हम उसके बगल में खड़े 2 और गॉड्स को देखते हैं जिनमें से एक गॉड, उसके ऊपर का फेस वो बिल्कुल व्हाइट था और उसके बाल सफेद थे और उसका नाम था साइचिंग और वो फेरेसियस एफिलिएशन का सबसे ग्रेट गॉड था। वो वहां पर कुछ भी नहीं कहता है, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उसके बगल में खड़ा था एक दूसरा गॉड जिसका नाम था जुई री जो कि लाइटनिंग एफिलिएशन का सबसे ग्रेट गॉड था। वो कहता है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं इनके मोटिवेशन को समझ ही नहीं पा रहा कि ऐसा करने के पीछे आखिर उनका कारण क्या है, ये जानते हुए भी कि गॉड से जीतना असंभव है। इसके बाद भी उन्होंने हमें चुनौती दी है, ये सचमुच काफी ज्यादा वियर्ड है। ताई जी फिर से वहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है, हाँ, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे तो बस गेम खेलना पसंद है। और हाँ, आप लड़ाई के तियान कोई, मैं तुम्हें एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ पर कुछ भी करोगे तुम एक ही पल में सारे लोगों को मार डालोगे और इसमें
कोई भी मजा नहीं है। तियान कोई भी इसकी बातें सुनकर वहाँ पर काफी देर चुप रहता है। इसके बाद वो कहता है, तियान तुम्हें देख रहा है, अगर तुम मॉडल्स का वध करोगे तो वो इसे कभी भी खुश नहीं होगा। ताजी कहता है, ओहो अब चलो भी, मुझे डराने के लिए तियान का इस्तेमाल मत करो। गाइस हाँ, मैं तुम्हें फिर से बता दूं, तियान मतलब होता है हेवनली क्लैन, बट हाँ कई सारी जगहों पर तियान का यूज तियान कोई के लिए भी किया गया है। तो हाँ, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लेना। ताजी इसके बाद थोड़ा सा वहाँ पर सीरियस होता है और वो कहता है, अगर पालतू ठीक से बिहेव नहीं करते हैं तो मालिक उन्हें कड़ी सजा देने का अधिकार होता है और ऐसा करना उचित और वाजिब है। अगर आज हम इन बंदरों के ऊपर दया दिखाते हैं तो कल ये बंदर हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे, और अगर ऐसा होता है तो हमें इंडलेस मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके ये कहने के बाद तियान वहाँ पर बिल्कुल चुप हो जाता है और तियान की चुप्पी देखकर ये भी समझ जाता है कि अब हम इन बंदरों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने बगल में खड़े एक गॉड को इशारा करता है। वो भी कहता है, हाँ मैं समझ गया, तो फिर ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि मेरा धैर्य ये खत्म हो रहा है। वहीं बगल में खड़े लाइटनिंग एफिलिएशन का ग्रेट गॉड यानी झुइरी कहता है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, मुझे इसमें शामिल होने के लिए ना कहें क्योंकि मुझे इन सारी चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ब्लैक गॉड जिसका नाम गुइमू होता है वो इससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए क्योंकि तुम मजे से चूक रहे हो। ये कहने के बाद वहाँ पर काफी जोर जोर से हंसने लगता है। साथ ही में उसके बॉडी से काफी ज्यादा टॉक्सिक प्लेग की एनर्जी भी बाहर निकल रही थी जो कि धीरे धीरे सोल्जर्स की तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख सारे सोल्जर्स भी काफी ज्यादा हैरान थे। साथ ही में एक कमीना उन सोल्जर्स को देखकर काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल कर रहा था। ये कहता है, अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ये कहने के बाद वो अपने दोनों हाथों को आपस में काफी जोर से टकराता है और अपने दोनों हाथों को आपस में टकराने के साथ वो कहता है, तो फिर ठीक है, चलो फिर खेल शुरू करते हैं। हाथों को आपस में टकराने के बाद वहाँ पर काफी जोर का ब्लास्ट होता है जिससे एक पॉइजनस धुंध वो चारों तरफ फैल जाती है। उस टॉक्सिक धुंध के चपेट में आए जितने भी सोल्जर्स होते हैं तुरंत ही उनके ऊपर भी असर दिखने लगता है। वो सारे सोल्जर्स वहाँ पर काफी जोर जोर से खांसने लगते हैं और साथ ही में उनकी स्किन पर तुरंत ही छाले भी निकलने लगते हैं। ये देखकर वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही अपने सारे सोल्जर्स को पीछे हटने का आदेश दे देता है। उसके सोल्जर्स भी जैसे तैसे कर उस टॉक्सिक धुंध से बचने के लिए दूसरी तरफ भागने लगते हैं। जियो भी देखकर समझ जाता है कि ये एक टॉक्सिक धुंध है जिसे सांग के सैनिक वो नहीं बच पाएंगे, इसीलिए जितना जल्दी हो सके मुझे इसे दूर करना ही होगा। ये कहने के बाद वो धुंध के ऊपर से उड़कर उस गॉड की तरफ जाने लगता है, पर वो उस गॉड की तरफ पहुंच पाते इससे पहले फेरिसियस गॉड यानी साई चिंग वो भी काफी ज्यादा फास्टली उड़कर बिल्कुल इसके पास पहुंच जाता है। वो कहता है, मिस्टर स्वॉर्डमैन अपने साथ खेलने का मौका थोड़ा सा मुझे भी दो। ये कहकर वो हवा में ही जियो से काफी जोर का टकराव करता है और टकराने के साथ उसे काफी जोर से पकड़ लेता है और पीछे की तरफ काफी तेजी से भी पुश करने लगता है और पीछे की तरफ काफी ज्यादा फास्टली पुश करते हुए वो जियो को ले जाकर दीवार में काफी जोर से टकराता है। साथ ही में वो कहता है, मुझे पावरफुल शिकार पसंद है क्योंकि वो जितना ज्यादा पावरफुल होते हैं उनका शिकार करने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है, मॉर्टल तुमने मेरे एक साथी को मार डाला था, चलो फिर दिखाओ कि आखिर तुमने ये कैसे किया था। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी सारे सोल्जर्स को भी देखते हैं जो कि प्लेग के चपेट में आ चुके थे। वो अपना गला पकड़कर वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से खांस रहे थे। साथ ही में उनके फेस के स्किन पर काफी ज्यादा गंदे वाले छाले भी पड़ चुके थे। दर्द में सारे चिल्ला रहे थे और अपने घुटनों के बल वहाँ पर गिर गए थे। साथ ही में प्लेग गॉड इन सारे लोगों के बीच से इन्हें देखकर कहता है, तुम जैसे मॉर्टल्स आखिर अपने आप को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कैसे आंकते हो? तुमने तियान के आदेशों को नहीं माना है, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये कहने के साथ वो एक सोल्जर के पास आता है और अपने हाथों को हवा में उठा लेता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें सच्ची पीड़ा का अनुभव कराना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपनी उंगलियों को सीधे एक सोल्जर के सर में घोंप देता है और घोंप कर उसे हवा में टांग लेता है। गाइस ये चीज होने के बाद तुम लिटरली इस लेवल के पेन को भी इमेजिन कर सकते हो कि उस सोल्जर को लिटरली कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। सोल्जर दर्द में वहाँ पर काफी जोर से चिल्ला रहा था और तड़प रहा था। पर गाइस ये कमीना गॉड ये यहीं पर नहीं रुकता है, वो इसके सर की चमड़ी को पकड़कर एक ही बार में उसके पूरे खाल को ही खींच लेता है जिससे सोल्जर की बॉडी वो जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथ में सिर्फ उसका खाल बचता है। और इस ब्रूटलनेस को देखकर ताजी यानी फायर गॉड उस कमीने को वहाँ पर काफी जोर की हंसी आ रही थी। वो काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ ये तो सचमुच काफी ज्यादा शानदार है। अगर बात इंसान की खाल उतारने में आती है तो वाकई आपसे बेहतरीन कोई भी नहीं है। गुइमू चलो मेरे लिए थोड़े से और भी खाल उधेड़ दो क्योंकि हाल ही में मेरे कुछ चमड़े के कोट वो खराब हो गए हैं और तुम्हें तो ये बात पता ही है कि मैं केवल ह्यूमंस के खाल को ही पहनता हूँ क्योंकि जानवरों के खाल को पहनने में मुझे थोड़ा सा शर्म महसूस होता है। ब्लैक गॉड भी उसकी बातें सुनकर कहता है, तुम थोड़े से ज्यादा ही नखरेबाज नहीं हो रहे? ठीक है, मैं तुमसे नहीं जीत सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे लोगों को चुनूंगा। इसीलिए बेहतर होगा कि मोरालिटी की कमी इन सारी परेशान करने वाली बातों के लिए तुम मुझे बाद में दोष मत देना। गाइस मतलब देख रहे हो सारे कमीने गॉड्स ये लिटरली कितने ज्यादा ब्रूटल हैं। यहाँ तक कि इनकी इस तरह के ब्रूटल बिहेवियर को देखकर एम्परर वो भी कहता है, ये कमीने ये ह्यूमंस को काफी ज्यादा ब्रूटली मारने के साथ उनका मजाक भी बना रहे हैं और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि इस चीज को सारे लोग देखें ताकि बाद में गॉड्स के खिलाफ बगावत करने की कोई भी हिम्मत ना करे। ब्लैक गॉड को हम दोबारा देखते हैं, उसके सामने एक सोल्जर घुटनों पर बैठा होता है। साथ ही में ये कहता है, तियान के नियम के अनुसार हम किसी को भी अपनी मर्जी से नहीं मार सकते क्योंकि हेवन के लिए तुम्हारा श्रम वो काफी ज्यादा जरूरी है। पर खैर तुम सारे लोगों ने ऐसी चीजें की है कि तुम लोग मरना ही डिजर्व करते हो। इस बार हमें छिपकर खेलने की जरूरत नहीं है, हम जी भर कर
घुसकर किसी को भी मार सकते हैं। वो सोल्जर उसके सामने अपना गला पकड़कर वहाँ पर दर्द में चीख रहा था। ये देखकर ये कमीना कहता है, तुम सभी को दर्द और पीड़ा में चीखते देख ये सचमुच काफी ज्यादा मनोरंजक है। खैर ये देखने में काफी अच्छा और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसके बाल काफी पतले नाजुक और इसकी त्वचा काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है। तो फिर ताजी आपके लिए फिर से मुझे एक बढ़िया स्किन मिल गया है। ताजी हंसते हुए कहता, हाँ प्लेग गॉड तुम्हारा धन्यवाद। वो फिर से अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। साथ ही में वो कहता है, मेरी ये प्लेग की धुंध ये ह्यूमंस की हड्डियों तक को नष्ट कर सकता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ मांस और हड्डियों को ही नष्ट करता है और स्किन को बिल्कुल सही अवस्था में छोड़ देता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि मेरी स्किल से बाहर है। ये कहने के साथ वो बिल्कुल उसके खाल को पकड़कर खींचने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर होता है बुम। इस प्लेग गॉड का हाथ कटकर जमीन पर नीचे गिर जाता है। एक पल के लिए पूरी क्राउड में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और ये चीज इतना ज्यादा फास्टली हुई थी कि यहाँ तक प्लेग गॉड को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभी मेरे साथ क्या हुआ। फिर जब इसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसका हाथ कट चुका है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो वहाँ पर काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं जो आकर बिल्कुल इसके सामने खड़ा था और इसके हाथ को भी एम्परर जो ने ही काटा था। जो कहते हैं, तुम इंसान के खाल को उतारने का प्रदर्शन कर रहे हो ताकि वो दर्द से चीखें, लेकिन इसके विपरीत अभी अभी जो तुम्हारी डरावनी चीख है वो इससे कहीं ज्यादा मनोरंजक है। तो क्या तुम इस खेल को समझते हो? तुम्हें तो अभी मजा आ रहा होगा, है ना? पर खैर मुझे तुम्हें ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। और फिर गाइज हाँ, हमारे चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के पहले सीन में देखते हैं एम्परर झाओ को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे बिल्कुल चौंक गए थे। ताइजी उसे देखकर कहता है, आखिर इस कमीने ने किया कैसे? वहीं बगल में खड़ा एम्परर वो अपने मन में सोच रहा था, आखिर झाओ गॉड के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से आखिर वो कैसे बच गया। वहीं पर तियान वो बिल्कुल चुप था। सोल्जर्स अभी भी अपना गला पकड़कर वहाँ पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। लाइटनिंग गॉड यानी झुइरी वो इसे देखकर कहता है, ये कोई साधारण बंदर नहीं है। वहीं पर प्लेग गॉड वो दर्द में अपना हाथ पकड़कर इसे काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा था। वो कहता है, कैसे? आखिर इस बंदर ने कैसे किया? उस अटैक के बाद तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। ये इम्पॉसिबल है। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ये बंदर अभी तक जिंदा कैसे है? साथ ही में फायर गॉड यानी ताइजी वो इसे देखकर सोचता है, मेरा मुक्का तो जाकर इसे सीधा लगा था, लेकिन इसके बाद भी आखिर ये जिंदा कैसे है और उसे कोई चोट भी नहीं आई है। साथ ही में इस मॉडल से मुझे एक अजीब बहरा भी निकलती हुई महसूस हो रही है। एम्परर झाओ वो भी अपने स्वॉर्ड को इनकी तरफ करते हुए कहता है, शायद तुम गॉड्स ने खुद को जरूरत से ज्यादा ही आंक लिया था। खैर तो मैं फाइनली अब समझ गया, ये जो सो कॉल्ड गॉड्स हैं ये उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि मुझे लगता था। तो फिर ठीक है, चलो मुझे एक भविष्यवाणी करने दो कि अब तुम्हारा क्या होगा। तो अब मैं तुम्हारी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम दर्द से चीखोगे और दया की भीख मांगोगे। बट वेल, जैसा कि तुम हमेशा मॉडल्स के साथ करते हो, बिल्कुल सेम उसी तरह तुम्हें भी दया की भीख नहीं मिलेगी। प्लेग गॉड भी झाओ की इस तरह की बातें सुनकर वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती है। साथ ही में वो कहता है, यू बास्टर्ड मंकी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड्स को इंसल्ट करने की? तुम्हें अपने शब्दों पर पछतावा होगा। ये कहने के साथ प्लेग गॉड लिटरली वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर इसके बाद वो अंडरवर्ल्ड के एक डिवाइन पावर को यूज करता है जिसका नाम था पॉइजनस लोकस स्वार्म, जिससे हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी के चारों तरफ से काफी ज्यादा डेंजरस टिड्डियों का दल बाहर निकलता है जो कि ह्यूमंस के मांस तक को नोचने की क्षमता रखते हैं। सारी टिड्डियों का दल जो की तरफ काफी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। प्लेग गॉड भी उसे देखकर काफी जोर चिल्लाता है और अपनी सारी टिड्डियों को उसे काट खाने का आदेश देता है। थोड़ी देर के अंदर हम देखते हैं सारी टिड्डियां बिल्कुल बवंडर की तरफ जाती हैं और जो को चारों तरफ से घेर लेती हैं। प्लेग गॉड भी कहता है ये चारों तरफ से घिर चुका है और अब इसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। फायर गॉड यानी ताइजी उसे भी ये देखकर लगता है कि ये जहरीली टिड्डियों का दल है, वो उसका मांस तक नोच लेंगी। पर थोड़ी देर के अंदर एम्परर झाओ इसकी सारी उम्मीदों पर मोड़ते हुए एक ही बार में सारी टिड्डियों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये टिड्डियां उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती हैं। ये देखकर प्लेग गॉड वो लिटरली वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है ये बाहर निकल गया, आखिर कैसे है? ये नामुमकिन है। यहाँ तक कि हेवन में 6 एफिलिएशंस के सबसे ग्रेट गॉड वो भी इससे बाहर नहीं निकल पाए थे, तो आखिर ये मॉडल ये कैसे निकल गया? प्लेग गॉड ये सारी चीजें सोच ही रहा था, तभी फायर गॉड वो अचानक से चिल्लाते हुए कहता है, गुइमू अपने सामने देखो। वो तुरंत ही अपने सामने देखता है। एम्परर झाओ अपने वेपन से उसके ऊपर काफी जोर का स्लैश मारते हैं। उस अटैक से बचने के लिए प्लेग गॉड भी अपने वेपन को उसके सामने ले आता है। पर गाइस खैर एक ही बार में प्लेग गॉड का वेपन डिस्ट्रॉय होने के साथ वो अटैक जाकर सीधे प्लेग गॉड के सीने में लगता है। वो अटैक लगने के बाद दर्द से वो चीख उठता है। झाओ भी उसे गुस्से में काफी ज्यादा देखते हुए कहते हैं, ये पीड़ा, ये चीख, चलो और दो, मुझे तुम्हें और भी ज्यादा तड़पाना है। खैर सीन शिफ्ट होता है। हम वो गैंग और उसके मदर को देखते हैं। उसकी मॉम उसे बताती है, मेरा असली नाम चिन यू हु है। मैं और मेरी सिस्टर हेवन के 6 एफिलिएशंस में से फाइटिंग एफिलिएशन का हिस्सा थे। 8 साल पहले जब मैं तुम्हारे फादर से मिली थी तो वो गॉड से नफरत करते थे, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि सारे गॉड्स एक ही तरह से नहीं सोचते, कुछ गॉड्स ऐसे भी होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। मैंने उनसे प्यार किया और पूरे दिल से उन्हें समर्थन करने का फैसला किया। उसके बाद मैं उनके साथ झाओ जी में लौट आई और एक मॉडल की तरह जीने लगी और फिर आखिरी के कुछ ईयर मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर थे। वो गैंग काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और उनसे पूछता है, माँ आप एक गॉड हैं तो आखिर इस बारे में मुझे कभी कुछ एहसास क्यों नहीं हुआ? उसकी मॉम कहती है, तुम्हें कभी कुछ एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपनी सारी डिवाइन पावर को छुपा दिया था ताकि मुझे दूसरे
दूसरे कभी भी ना ढूंढ पाए, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन भी नहीं, क्योंकि तुम अभी काफी ज्यादा बच्चे हो और इन सारी चीजों को समझने के योग्य नहीं हो। इसीलिए तुम्हारे फादर ने मुझे तुमसे इन सारी चीजों को छुपाने के लिए कहा था और ये तुम्हारे भले के लिए था। तुम अभी भी जवान हो और एक बड़ी मुसीबत से निपटने के लिए तैयार नहीं हो। वो गैंग इनकी बातें सुनकर वहाँ पर थोड़ा सा ऑफेंड होता है और अपना मुंह लटकाते हुए कहता है, मेरे भले के लिए हूँ, अब मेरे साथ मजाक मत करो। आप सभी मेरी जान को खतरे में डालते हैं और फिर कहते हैं कि ये सब तुम्हारे भले के लिए था। उसकी माँ कहती है, वो गैंग तुम क्या कह रहे हो? फिर वो गैंग वहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, आप एक गॉड हैं और वो एक सम्राट, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपके बेटे को इन सारी चिंताओं से मुक्त होना चाहिए था? और अब हमारे ऊपर मौत उमड़ पड़ी है, किस कारण से? सिर्फ गुलामों को बचाने के लिए। वो गुलाम जिन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले मारने तक की कोशिश की थी, आखिर हमें उन कमीनों को क्यों बचाना है? उसकी माँ मुझे शांत स्वर में समझाते हुए कहती है, बेटा सभी प्राणी एक समान हैं। जब तुम्हारे फादर यंग थे तो वो अक्सर सल्फर की खदानों में स्लेव्स के साथ जाया करते थे और इसीलिए वो उस समय की क्रूरता को समझते हैं। तियान ने तुम्हारे फादर को दूसरे कंट्रीज पर अटैक करने और एक अच्छा शासक बनने का आदेश दिया था, जो कि हेवन के नीचे सारी कंट्रीज पर राज करेगा। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो गॉड के लिए सारे लोगों को स्लेव्स बनाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका हार्ट दयालु था। वो गैंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, क्योंकि वो फूल थे। हेवन के नीचे शासन करने वाला शासक बनने में क्या ही बुराई है? आखिर ये मरने से तो बेहतर ही है। उसकी मॉम कहती है, बेटा अभी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुलाम होना अपने आप में ही एक अपराध है। वो गैंग फिर से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर आप लोग क्यों नहीं समझती? उन कमीनों ने मुझे लगभग बांधकर जो सैनिकों के हवाले लगभग कर ही दिया था। अगर आप उनके साथ अच्छा भी व्यवहार करती हैं तो वो लोग कभी भी आपको धन्यवाद नहीं देंगे। वो गंदे परजीवी हैं और वो कष्ट सहने के लायक हैं। उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। एक दिन चीजें तुम्हें ज्यादा साफ दिखाई देंगी और जब वो टाइम आएगा तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर तुम्हारे फादर ने इस फाइट को क्यों लड़ा है। वो गैंग इनकी बातों से एग्री ना करते हुए अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेता है। वो अपने मन में कहता है, इडियट इडियट इडियट, सब कितने इडियट हैं मुझे पता है, सब बिल्कुल बेवकूफ हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इन सारी गड़बड़ियों में तुम मुझे भी घसीट लेते हो। मैं इस कंट्री का प्रिंस हूँ और मेरे फादर के मरने के बाद नेक्स्ट एम्परर मुझे बनना चाहिए और मुझे जिस भी चीज की जरूरत पड़े वो मुझे मेरी गद्दी पर मिल जाना चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि एक राजकुमार की तरह मेरी मस्त जिंदगी कटनी चाहिए थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आखिर मेरा इतना ज्यादा बुरा हाल कैसे हो सकता है? शायद मैं इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बदकिस्मत प्रिंस हूँ। ये कहने के बाद वो अपने हाथ में लिए मैजिकल वाटर को बगल में रख लेता है और वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है। मॉम भी उसे देखकर वहाँ पर थोड़ी देर चुप थी। फिर वो कहती है, वो गैंग क्या तुम ठीक हो? वो रोती और चिल्लाती हुई कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। बस यही सोचकर मेरा खून खौल उठता है कि आप दोनों ने मेरी किस्मत का फैसला किया है मेरी जानकारी के बिना। ये तो नाइंसाफी है। इतना कुछ होने के बाद भी उस लड़ाई को देखने के लिए आप मुझसे उम्मीद करती हैं। मैं उस लड़ाई को नहीं देखूंगा। ये सारी चीजें कहते हुए वो गैंग वहाँ पर फूट फूट कर रो रहा था, पर तभी वो अचानक से थोड़ा सा नोटिस करता है उस बाउल में जो मैजिकल वाटर था वो थोड़ा सा रेड होने लगा था। और वो रेड इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें जो सीन दिख रहा था उसमें काफी ज्यादा ब्लड वगैरह भी था। वो गैंग का अटेंशन भी उस पर थोड़ा सा जाता है और वो चौंक कर देखने लगता है। वो देखता है इसके फादर ने प्लेग गॉड के हाथ को काट दिया था और उसे लगातार अपने स्वॉर्ड से काफी बुरी तरीके से मार रहे थे। वो दर्द में चीख रहा था, लेकिन उसके फादर लगातार उस पर अटैक किए जा रहे थे। वो काफी जोर से अपने हाथ को उसके पेट में मारते हैं और जब वो हवा में होता है तो अपने स्वॉर्ड से उसके कंधे पर काफी जोर का अटैक करते हैं। ब्लड की छींटे चारों तरफ उड़ रहे थे। सारे सोल्जर्स बिल्कुल हैरान थे, पर ये लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहे थे। अपने दोनों स्वॉर्ड का यूज कर लगातार उसके पेट में घोंपे जा रहे थे। दर्द में वो गॉड बिल्कुल चीख रहा था, मानो से मौत आ गई हो। हाँ, जो कि थोड़ी देर में आने भी वाली है। हालांकि जब हम इस फाइट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो एम्परर झाओ उसके ऊपर लगातार अटैक पे अटैक तो किए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर कोई क्रिटिकल हिट नहीं कर रहे थे। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि एम्परर झाओ चाहते थे कि ये पीड़ा से चीखे ताकि उसे भी वही दर्द फील हो जो कि बाकी के लोगों को होता है। यहाँ तक कि वो के सोल्जर्स वो भी इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं, ये तो सचमुच गॉड्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये लिटरली अनबिलीवेबल है। साथ ही में एम्परर वो भी इसे देखकर अपने मन में कहता है, वो दुश्मन को जानबूझकर नहीं मार रहा, जबकि वो साफ तौर पर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। वो लिटरली गॉड्स के सामने ही गॉड्स को ब्रूटली मारने की हिम्मत कर रहा है। वो चाहता है कि इस ग्रेट गॉड की चीखे झाओ जी की दीवारों को हिला दें। वो सबके सामने गॉड्स के डिजिनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो गॉड्स को इस हद तक अपमानित कर रहा है जैसे कि वो कोई घोषणा करना चाहता हो। अगले ही पल एम्परर झाओ उसके पैर को भी काट देते हैं। हवा में उड़ती उसका पैर उसके बॉडी से अलग थी और थोड़ी देर में वो मुंह के बल जमीन पर गिरता है। गिरने के साथ वो काफी ज्यादा दर्द में और गुस्से में कहता है, ये सचमुच काफी ज्यादा अपमानजनक है, मैं एक मॉडल से हार रहा हूँ, ये अनएक्सेप्टेबल है। अपने साथी को कुत्ते की मौत मरता देख तियान कुई वो बगल से दौड़ता है। इधर झाओ उसके ऊपर अटैक पर अटैक कर रहे थे। दौड़ते हुए तियान कुई कहता है, तुम मॉडल, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहते हुए वो झाओ के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। झाओ भी उसे देखता है और अपने शॉट को लेकर रोटेट कर उसके ऊपर अटैक करता है। इधर तियान कुई अपने डिवाइन पावर माउंटेन रशिंग का यूज करता है, जिससे झाओ की काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को वो अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। और लिटरली इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक के बाद भी उसके हाथों पर खरोच तक नहीं आता है। उल्टा वो अपने हाथों से ही झाओ को नीचे की तरफ पुश करने लगता है। झाओ अपने स्वॉर्ड से और अपने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज कर उसे रोकने की कोशिश करता है। इधर तियान
तियान भी कहता है चलो बस बहुत हुआ, अपनी रियल पावर दिखाओ। झाओ भी उसे काफी ज्यादा कोडली देखते हुए कहता है तो तुमने फाइनली मेरे फ्रेंड को नोटिस कर ही लिया, तो फिर ठीक है दोस्त चलो आ जाओ। उसके ये कहने के बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी से पंख निकलने लगते हैं। झाओ वहां पर काफी जोर से रोर करता है, काफी ज्यादा एनर्जी भी वहां से निकलती है। एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि तियान कोई उसके सामने टिक नहीं पाता और उसकी एनर्जी के कारण ही वो उड़ जाता है। साथ ही में हम देखते हैं झाओ की बॉडी पर एक बीस्ट आर्मर भी आ गया था, उसके पीछे से 2 पंख भी निकल चुके थे। उड़ने के बाद तियान कोई भी अपने पैरों को जमीन में घिसलाते हुए रुकता है। साथ ही में कहता आखिर ये कैसी डिवाइन पावर है, ये तो सिर्फ एक मॉर्टल मात्र है, उसके बाद भी ये इस तरह के डिवाइन पावर को कैसे यूज कर सकता है। वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और कहता है ये सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल है। वो के सारे सोल्जर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। हालांकि वो भी इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन फिर भी वो समझ जाता है एम्परर झाओ ने जो आर्मर पहना है ये कोई नॉर्मल आर्मर नहीं है जो कि नॉर्मल मॉर्टल्स पहनते हैं। फायर गॉड भी इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और वो कहता है क्या तुमने उसे देखा, वो अपने अंदर से एक डिवाइन पावर को उत्सर्जित कर रहा है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। लाइटनिंग एफिलिएशन का गॉड यानी ताईजी कहता है क्या आपने पौराणिक कथाओं के बारे में नहीं सुना है जो गॉड्स ने कही थी। ये मेरे जन्म से पहले की बात है, 600 साल पहले एक काफी ज्यादा भयानक ड्यूल हुआ था। तियान एक होली एसेंट एनिमल के खिलाफ लड़ रहा था। कई प्रयासों के बाद वो जानवर फाइनली मारा गया, लेकिन ट्विस्ट यहाँ से आती है क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना था कि वो बीस्ट उसे डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता। हाँ, बीस्ट और एनिमल दोनों एक ही हैं, ध्यान रखना। वो एक छोटे से कण से भी पुनर्जीवित हो सकता था। सीन शिफ्ट होता है, हम झाओ को देखते हैं। उन्होंने उस आर्मर को पहने हुआ था जो कि इस बीस्ट से ही बना था और इसका नाम था इमॉर्टल फिनिक्स। वो गैंग इसे देखकर कहता ओह ये तो सचमुच ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। फादर का आर्मर वो अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, मानो बिल्कुल वो जिंदा हो। फिर उसकी मॉम उसे पीछे से कहती है हाँ वो जिंदा ही है। एक डिवाइन बीस्ट जिससे कभी तियान भी डरता था वो इस कवच के अंदर है और इसे लेजेंड्स में इमॉर्टल फिनिक्स के नाम से जाना जाता था। वो गैंग कहता क्या इमॉर्टल फिनिक्स। उसकी मॉम कहती है मुझे इसके बारे में कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन इसका सांग राजवंश के पूर्वज यानी सम्राट चेंग तांग से काफी गहरा संबंध था। 600 साल पहले एम्परर चेंग तांग ने जिया के साथ युद्ध की घोषणा की थी। जिया जो कि एक टेरिटरी है और इस टेरिटरी में जाने के लिए आपको सीकुई से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए गुजरते वक्त रास्ते में इमॉर्टल फिनिक्स वो घायल अवस्था में मिला था जो कि लगभग मृत्यु के कगार पर था। चेंग तांग को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस पक्षी की आत्मा को अपने कवच के अंदर रहने की अनुमति देकर उन्होंने उसकी जान बचाई थी। साथ ही में उन्होंने ब्लड, विटेलिटी और स्पिरिट एक दूसरे से साझा किया था। फाइनली वो दोनों एक हो गए और साथ मिलकर उन्होंने कई सारी लड़ाइयों को भी लड़ा था और ऐसे ऐसे कर उन्होंने महान सांग राजवंश की स्थापना की थी। चेंग तांग की मृत्यु के बाद उस कवच को महल की कालकोठरी में बंद कर दिया गया था जहाँ पर केवल वंशजों को ही प्रवेश की अनुमति थी। कई पीढ़ी तक सांग के एम्प्रेस ने इसे श्रापित माना कि ये हमारे लिए कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है, क्योंकि अगर गॉड्स को इसके बारे में पता चल जाता कि इसे हमने छुपाया है तो वो हमारे ऊपर कहर ढा देते। लेकिन तुम्हारे फादर वो सिर्फ 10 साल के थे जब उन्हें इस इमॉर्टल फिनिक्स के बारे में पता चला था, तभी से उन्हें ऐसा लगने लगा था कि इस इमॉर्टल फिनिक्स और मेरे बीच कोई ना कोई संबंध है, क्योंकि चेंग तांग के बाद कोई इमॉर्टल फिनिक्स से अगर बात कर सकता था तो वो तुम्हारे फादर थे। खैर इसके बाद उन्होंने इमॉर्टल फिनिक्स के साथ अपनी विटेलिटी को शेयर किया। वो गैंग इनकी बातें सुनकर कहता जितना मुझे समझ में आया है उस हिसाब से ये एक एसेंट डिवाइन बीस्ट है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके अंदर क्या पावर है। उसकी मॉम बताती है 600 साल पहले ये प्राणघातक रूप से घायल हो गया था, उसके बाद से हमें अब तक ये पता नहीं है कि ये कितना हील हो पाया और कितना नहीं। खैर अब जब वो दोनों एक हो गए हैं तो एम्परर की पावर्स पर निर्भर करता है। लेजेंड्स में इमॉर्टल फिनिक्स के पास इतने ज्यादा डिवाइन पावर्स थे कि वो तियान की बराबरी कर सकता था। खैर अगर हम झाओ को देखें तो ये बात गलत नहीं लगती। झाओ की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, उसके सामने तियान का खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। वो के सोल्जर्स जिन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं था वो एम्परर झाओ को देखकर कहते हैं एम्परर झाओ हम उसे ह्यूमन समझ रहे थे लेकिन असल में वो एक मॉन्स्टर है। सारे लोग कहते हैं हाँ इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, यहाँ तक कि गॉड्स भी उससे डर रहे हैं। वो टकला बुढ़ऊ एम्परर वो सारे लोग वहाँ पर डर में कांप रहे थे। साथ ही में हम देखते हैं एम्परर झाओ को उनके ऊपर भी काफी ज्यादा भार पड़ रहा था क्योंकि इमॉर्टल फिनिक्स ये झाओ के लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व कर रही थी। हालांकि इस चीज का अंदाजा एम्परर झाओ को काफी पहले से ही था। एम्परर झाओ भी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे जारी रखना होगा। वो अपने हाथ में अपने स्वॉर्ड को काफी जोर से पकड़ते हैं और काफी तेजी से रोर करते हुए उनके साइड आगे बढ़ते हैं। सामने की तरफ सारे गॉड्स होते हैं जहाँ पर सबसे पहले ताजी के ऊपर काफी सारे स्लैशेस मारकर एम्परर आगे बढ़ते हैं। उन्हें आगे बढ़ता देख झूरी और शाई चिंग वो दोनों ऊपर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर एम्परर वो अपने दोनों स्वॉर्ड को अपने हाथों में काफी जोर से पकड़कर जमीन पर काफी तेज पटकते हैं, जिससे वहां पर इतना ज्यादा फोर्स निकलता है कि वो दोनों गॉड्स जो कि उसके ऊपर अटैक करने ही वाले थे वो लोग हवा में ही पीछे की तरफ उड़ जाते हैं। ताईजी भी इसके इस तरह के पावर को देखकर वहां पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है इसका मीने की डिवाइन पावर वो तो सचमुच मुझसे भी ज्यादा है। उस ब्लास्ट का फोर्स बाकी के सोल्जर्स तक भी पहुंचता है। साथ ही में उस ड्रैगन को भी देखते हैं जिसके सामने ब्लास्ट हुआ था, वो भी इस ब्लास्ट को देखता है और जो कुछ भी वो ड्रैगन देख रहा था अंदर बैठे वो गॉड्स भी देख रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक बंदे को देखते हैं जो कि लिटरली ड्रैगन के अंदर बैठा हुआ था। और गाइस हाँ यही बंदा होता है तियान। अब तुम कहोगे कि मैंने तो तुम्हें बताया था कि तियान मतलब होता है हेवन, तो हाँ ये बात सही है, तियान मतलब हेवन ही होता है, लेकिन इसी के बावजूद भी हेवन में इस बंदे को तियान के नाम से जाना जाता है
है। अब तुम कहोगे कि वो लाल वाला वो भी तो तियान ही था, तो मैं तुम्हें बता दूं नहीं, वो तियान नहीं बल्कि उसका नाम तियान कुई है। खैर बैक टू द टॉपिक। इस बंदे को हम देखते हैं जिसका मुंह अभी हमें नहीं दिख रहा था। वो अपने सामने वाले एक लेडी से कहता है, तो क्या ये वही चीज है जिसका उल्लेख तुम्हारी प्रोफेसी में किया गया था? हम देखते उसके बगल में एक लेडी खड़ी होती है जो कि देखने में प्रोफेट टाइप की लग रही थी। वो भी कहती हाँ, ये सारी चीजें देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मेरी प्रोफेसी की जैसी है। मध्य साम्राज्य में जन्मा एक असाधारण इंसान जो कि मौत की घाटी के उस पार इमॉर्टल फिनिक्स से मिलता है और उसी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है और फाइनली वो गॉड्स को ही चुनौती दे देता है और फिर वो लास्ट में जीत भी जाता है। गॉड्स के अंदर जितने भी स्लेव्स काम कर रहे थे उन्हें फाइनली आजादी मिल जाती है। ये ह्यूमन हेवन के अंडर का रियल वॉर गॉड है। इसकी बातें सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए वहां पर सन्नाटा छा जाता है। तियान अपनी मुट्ठियों को गुस्से में जकड़ने लगता है। प्रोफेट कहती है शांत हो जाओ, ये मेरी दिव्य दृष्टि द्वारा की गई एक प्रोफेसी है और ये जरूरी नहीं है कि सारी प्रोफेसी ही सच होती हैं। अगर आप तुरंत कार्रवाई करते हैं तो घटना को घटित होने से पहले ही उसे रोका जा सकता है। तियान भी अपने गाल पर हाथ रखे होता है। वो कहता है वॉर गॉड और फिर वेल हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन जो कि मिडिल किंगडम में पैदा हुआ था और उसे मौत की घाटी यानी जिसे डेथ वैली भी कहते हैं उस साइड में उसे एक इमॉर्टल फिनिक्स मिला और फिर फाइनली काफी समय बाद उसने गॉड्स को भी चैलेंज कर दिया।